अक्सर रेडियो बूज पर आपने बहुत सी कवित्रियों को अपनी कविता कहते हुए सुना होगा। आज भी हमारे बीच में एक कवित्री जिनका नाम प्रीति मिश्रा है वो उपस्थित है हमारे साथ। पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं और साथ ही ये बात बताना चाहता हूं कि प्रीति मिश्रा जी रेडियो पर बहुत अलग अलग विषयों पर बात करती रही हैं। आपने देखा होगा पीछे काव्य गोष्ठी में भी इनका आपने कविता पाठ सुना होगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पर रामायण के ऊपर जो बातचीत चल रही है, जो आप हर दिन सुबह सुनते हैं, आप और विशिष्ट जी उस पर मिलकर बात करते हैं। लेकिन आज मैंने इनको एक विशेष अवसर पर बुलाया है क्योंकि इनकी पुस्तक जिसका नाम है लड़की इश्क में डूबी नजर आती है, क्योंकि जब मैंने इनकी कुछ कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा कि एक कवित्री की कविताएं बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो कहने में शब्दों में नहीं आता। तो आज प्रीति मिश्रा जी से हम हर कविता के लिखने के पीछे की पृष्ठभूमि, उसकी फलसफा, उसका जो पीछे का वो वर्णन है जो शब्दों में तो नहीं हो पाया, लेकिन शब्दों के बीच में जो रिक्तता है उसको बयान ये स्वयं अपनी भाषा में करेंगी और स्वयं करेंगी। क्योंकि सच्चाई बात ये है कि कवि लिखने को एक पंक्ति लिखता है। मैडम प्रीति, आपका स्वागत करते हुए मैं आपको आपकी इस पोइट्री की पुस्तक पर बात करने से पहले एक इंस्टांस कोट करना चाहता हूँ। जी सर। मैंने सुना है कि जिन दिनों रविंद्रनाथ ठाकुर अस्वस्थ रहने लगे तो विनोबा भावे उनके पास गए और कहने लगे कि ठाकुर साहब आप अस्वस्थ रहते हो, लेकिन एक बात का संतोष है कि आपने 55,000 गीत लिख डाले और टेनिसन ने भी इतने गीत नहीं लिखे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। जी, तो ठाकुर साहब ने उनसे कहा आप ठीक कहते हो मित्र, मुझे भी संतोष है, लेकिन सच बात ये है अभी वो गीत नहीं मैं लिख पाया जिसको लिखने के लिए मैं इस धरती पर आया। मेरा ये मानना है कि कोई भी कवि हो, शायर हो, कवित्री हो, बहुत कुछ लिख देती है। कलम एक ऐसी शक्ति है जो परमात्मा द्वारा नवाजी जाती है और इस ताकत और शक्ति के साथ आप बहुत कुछ ऐसा जो आपके भाव उभरते हैं उनको लिख पाते हैं। लेकिन मैं आज आपसे 1 to 1 ये बात जानना चाहूंगा कि जब किसी परिस्थितियों विशेष में हम कोई कविता लिखते हैं तो उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ये तो निष्कर्षतः निकले हुए शब्द हैं, उसकी जो प्रक्रिया है पीछे की वो भी अपने आप में अहमियत रखती है। तो आज अपने श्रोताओं को मैडम मैं ये चाहूँगा कि मैंने एक फॉर्मल सी आपकी इंट्रोडक्शन दी है, आप स्वयं ये बताएं कि ये लिखने का क्रम आपका कब से शुरू हुआ और कब से आपने कविता का रूप लेना शुरू किया आपकी लेखनी ने। कृपया उसके बारे में पहले बात करें। सभी को मेरा प्रणाम और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर मुकेश गंभीर जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरी पुस्तक पर चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। थोड़ी देर बाद मेरे श्रोता भी ये कहने लगेंगे कि डॉक्टर मुकेश गंभीर सिर्फ सुपात्रों को ही बुलाते हैं यहाँ पर और उसमें प्रीति जी प्रमुख हैं। जी जी सर, ये आपकी जरा नवाजी है। तो मेरा जो ये लिखने का क्रम है
मुझे लगता है मैं बचपन से सर थोड़ा थोड़ा लिखती थी जी और जब छोटी थी ना तो ऐसे शायद तुकबंदी करती रही जी होंगी जी पर मुझे जब सचमुच में मेरा लिखना शुरू हुआ जब मेरे बच्चे ने 12th पास कर लिया क्योंकि शादी हो गई और बिजी हो गए थे उसके बाद से घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि घर मैंने ज्यादा देखा और फिर जब बच्चे बाहर चले जाते हैं yes. घर में एक खालीपन सा आने लगता है और मान लीजिए आपके हस्बैंड भी घर से ज्यादा बाहर रहते हैं राइट ही इज ए डॉक्टर हाँ क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो उन्हें 24/7 का उनका काम था जी तो धीरे धीरे मैंने फिर लिखना शुरू किया और मेरी जितनी भी कविताएं हैं जो भी आप जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा कैसे लिख पाया yes. तो समाज का एक तबका है जो कि आज भी उपेक्षित है जी जिस पर कि मैंने बहुत लिखा जी और मैं उनसे इस तरह से जुड़ी कि मैंने उनके लिए काम किया जब मुझे एक खाली टाइम मिला तो मैंने उन बच्चों को पढ़ाया इकट्ठा करके जब बच्चों को पढ़ाया तो नेचुरली उनके साथ उनकी माएँ जुड़ गई जी है ना और या बाकी जो घर में ऐसे लोग आते रहते थे 4th क्लास एम्प्लॉयज हुए या जो अपने बच्चों को लेने छोड़ने आए तो मैंने बहुत पास से उनकी उस तकलीफ को कहीं देख लिया जी जी और वो तकलीफ ही आपको मेरी कविताओं में नजर आती है ना तो इस तरह से हुआ लेकिन मेरी पहली कविता जो थी वो एक हास्य कविता हालांकि था वो भी कष्ट जी जी मेरे बचपने का कष्ट था सर जी जी वो कविता मैंने कभी भी नहीं लिखी लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ उसकी 2 लाइनें मुझे भी याद है सर मैं मैथ्स में बड़ी वीक थी राइट तो वो कविता मैंने अपने मैथ्स टीचर पे लिखी थी तो मैंने ऐसे लिखा था सर कि वो बड़े फेयर कलर के थे जी तो मैंने लिखा था और उनका नाम था रतन सिंह तो मैंने लिखा था हाय रतन सिंह तन से गोरे मन के बिल्कुल काले जितने मुश्किल थे सवाल सब एक साथ दे डाले पेपर अंग्रेजी सेना सा मैं झांसी की रानी अपने बल पर ही इसको हल करने की ठानी बहुत कम नंबर आते थे मेरे मैथ्स में तो आपका ये रहा कि वही जो मैथ्स आपको मुश्किल लग रहा था उसका सारा गुस्सा आपने रतन सिंह जी पे उड़ेल दिया हाँ तो बड़े नहीं बहुत स्वीट थे वो उन्हीं की वजह से शायद 8वीं पास कर गए और 9th में मैथ्स को नमस्ते बिल्कुल ठीक है देखिए प्रीति जी मेरा ये मानना है जैसे अभी आपकी बातचीत से मुझे ये लगा कि कहीं पे कविता का प्रस्फुटन बचपन से बाल्यकाल से ही हो गया जी जी और ये भी परमात्मा की विशेष कृपा रहती है कि इस जज्बे को आप में उन्होंने बनाए रखा मैं एक अशार पढ़ना चाहता हूँ कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता बहुत मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता खूबसूरत और सच्ची बात यस आदमी को परमात्मा की तरफ से जो जो भी आशीर्वाद मिलता है जी किसी भी चाहे वो गायन का है चाहे काव्य का है चाहे शायरी का है उसका ये फर्ज बनता है कि वो इससे इस वरदान को आगे बढ़ाए जो कुछ उसको मिला है वो लोगों में बांटे और अगर नहीं बांटता तो उसके अंदर एक घुटन या एक कुंठा बनी रह जाती है इसलिए सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो काव्य में शायरी में देखिए यहाँ तक कहा जाता है कि अगर नेपोलियन कवि बन जाता तो वो फिर दुनिया बदल सच बात है वो क्योंकि वो कर सकता था और उसमें कहीं कवि बनने की क्षमता भी थी लेकिन क्योंकि लेखनी छूट गई और वो दूसरी तरफ चल निकला तो वो एक तानाशाह या एक अपने आप को वर्ल्ड में विक्टोरियस साबित करने के पीछे लग गया तो कहने का भाव ये है ये परमात्मा की देन है जिस को भी परमात्मा नवाजता है उनको आगे बढ़ाने में हमेशा अग्रसर रहना चाहिए
चाहिए। तो शुरुआत करें आपकी पहली पोइम से। जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल सर। ये है। हाँ जी, हाँ जी। आप प्लीज। हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। और बीच बीच में जहां आपको लगे कि आपने एक्सप्लेन करना है वो भी अच्छा। आप कर सकती हैं, अच्छा। अदरवाइज फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूं। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर आप पूछ सकते हैं। हाँ ये कविता का शीर्षक है घर, गांव और औरतें। जी। एक्चुअली ये कविता मेरे सबसे ज्यादा करीब है, इसीलिए शायद मैंने इसको सबसे पहले रखा। जी। औरतें करती हैं तब्दील मकानों को घरों में। औरतें करती हैं तब्दील मकानों को घरों में, अपनी हंसी से, आंसुओं से, बातों से, कभी कभी खामोशी से भी, बहुत अच्छे। तो कभी लफ्फाजी से। बहुत अच्छे। मैम मैं ये जानना चाहूंगा, एक तो देखिए आपके इस पहले सेंटेंसे में आपने बहुत अच्छे से दो शब्दों को परिभाषित किया। जी। जैसे आपने कहा कि औरतें करती हैं तब्दील मकानों को घरों में। जी सर। मकान चार दीवारी हैं, जी जी। ड्राइंग रूम है, हाँ जी। साइड के कमरे हैं, बेडरूम है, सब कुछ। लेकिन घर वो तब कहलाता है जब उनमें स्त्रियों का प्रवेश होगा। जी सर। यही आप कहना चाहते जी हैं? बिल्कुल सर, यही बात है। सो इन अदर वर्ड्स, घरों मकानों को घरों में तब्दील करने का जो प्रोसेस है वो दैट इज द इमोशनल पार्ट which is being added studied with the houses, और वही मकान तब घर का स्वरूप लेता है जब उसमें किसी स्त्री की भावनाओं के पुट मिल जाते हैं। और उन भावनाओं के स्वरूप क्या हैं वो आपने इसमें एक एक करके गिना दिए कि कभी वो अपनी हंसी से, कभी आंसुओं से, और कभी कभी खामोशी से भी। क्या आपने इसमें ये पुट डाला है, बहुत ही बढ़िया है। और जब आप कहते हैं और कभी लफाजी से, तो मैं समझता हूं कि ये आपने विरोधाभास को भी इसमें अच्छे से खपा दिया है। और ये अपने आप में बहुत सुंदर बात हो पाई। जी। और कुछ आपको लगता है कि आप? नहीं सर, औरतें होती तो ऐसी ही है ना। जी जी जी। रूठ गई तो चुप हो जाएंगे। पर ज्यादा देर चुप भी कहाँ रह पाती है सर। राइट राइट। झरझर बहती रहती हैं झरने सी, घुली रहती हैं फिजा में महकी महकी पवन सी। जी। निकल जाती हैं वक्त के संग इस पार से उस पार। क्या बात है, क्या बात। मैम इस पंक्ति को जरा आप समझाने का प्रयास करेंगे कि इस पार से उस पार, क्या क्या आप इतने विस्तृत जो कैनवस आपने इसमें चुना है, तो इसमें आप कहां से कहां तक की बात करना चाह रहे हैं? सर मैं तो इसमें बात कर रही हूँ, एक लड़की, एक बच्ची जब पैदा होती है जी, तब से लेके जो उसकी आखिरी सांस है सर जी, तब तक जितने ज्यादा बदलाव एक बच्ची के जिंदगी में आते हैं, लड़कों के में उतने नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनका एक स्थान वही रहता है। एग्जैक्टली। और बेशक घर के अंदर की बात है सर, हालांकि बाहर जाके हमारा पुरुष वर्ग स्त्रियों से कहीं ज्यादा संघर्ष करता है। उनका एक्सपोजर तो ज्यादा है। उनका एक्सपोजर ज्यादा है। यस, यू आर एब्सोल्युटली है ना? हाँ, ये कहना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक बात। और ये बात सर मैंने जो आगे मैं कहने जा रही हूँ जी, ये आपने भी महसूस की होगी। जी जी। पहचानी जाती है अक्सर ससुराल में मायके के शहर से। चार देवरानी जिठानी होती हैं तो उन्हें यही कहा जाता है, ये दिल्ली वाली है, ये गुड़गांव वाली है, ये मुंबई वाली है। यस यस। और अगर ये कह दिया जाए कि अमृतसर, तो उसकी अलग से पहचान होती है उसकी। तब तो फिर है ना। और चंडीगढ़ की है तो यस। भूली रहती हैं खुद के रोज बरोज में बहुत सी गैर जरूरी बातें।
क्योंकि उनके पास तो हुआ करती है जादुई ताकत किसी भी जगह को अपना घर बना लेने की। बहुत अच्छे। ये जो आपने एक्सप्रेशन चुना है कि जादुई ताकत, इससे क्या अभिप्राय है? मैं भी समझता हूँ बात को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्पष्ट करेंगे। देखिए सर, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ ना जी, या कोई और भी लेडी यहाँ बैठ जाए, हाँ। और या कोई अभी 2 जेंट्स यहाँ बैठे हों, हाँ जी, और आपके यहाँ 4 सामान रखे हों, जी, है ना, हाँ, ना चाहते हुए भी उस औरत के हाथ चल पड़ेंगे, वो उन्हें संभाल देगी। ओके ओके, ये जादुई ताकत ये तो वो रह नहीं पाती। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये मैं कहना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ परमात्मा ने उनको सिर्फ क्रिएशन की ही शक्ति नहीं दी, वो संवारने और सजने संवारने की क्षमता भी रखती है ना। तो ये यहाँ पे यही कहना चाहती यस हूँ मैं। जी, एक कहीं पे भी आप देखते हैं जहाँ औरतें होती हैं वहाँ कुछ अलग माहौल हो जाता है। यस कहते हैं लोग कि ऑफिस को अच्छा बनाना है, 2-4 लेडीज को रख लो, यस है यस, ना, तो बिल्कुल सब ठीक सुधर बात। जाएंगे। यस, औरतें ख्वाब में भी देखती हैं अपने पुराने गांव, बिल्कुल। पेड़ों की छांव, हाँ। सावन के झूले, बहुत अच्छे। सारे रिश्ते, हंसी ठिठोली, हाँ भूलता नहीं है उनको अपना कोई भी घर, हाँ, इसीलिए तो भिगोती रहती हैं जब तक आंखों की कोर। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, ये तो माना ही गया है कि वुमेन आर मोर सेंसिटिव देन मैन। जी, जी। तो आपकी ये जो पंक्तियां हैं इस बात की बोधक हैं कि स्त्री की संवेदनशीलता डेफिनेटली पुरुषों के मुकाबले में ज्यादा सघन, ज्यादा तीव्र और बहुत कुछ समेटने की क्षमता है। हाँ, और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जी। जो उनके काम होते हैं, जो एक, क्योंकि ये इसका टाइटल ये है घर, गांव और औरतें, Yes. तो घर में रहने वाली जो औरतों के काम होते हैं वो थोड़े मोनोटोनस तो होते ही हैं। जी जी, तो उन्हें करते 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 वो अपने गांव, पेड़ों की छांव, ये सब याद रख सकती है। यस यस, क्योंकि इसके आगे देखिए मैं जो कहती हूँ, हाँ, जिंदगी की जद्दोजहद में मसरूफ मर्द नहीं सोच पाते इतना, यस और बनवाते हैं मकान यस, अपनी दुलारी बेटी, अपनी प्यारी बहन के लिए, लेकिन नहीं रख पाते कोई एक कोना जो हो सिर्फ उनका। क्या हुआ फिक्र करते हैं वे उनकी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए मैडम प्रीति, आई एम रिमाइंडेड ऑफ ओशो के साहित्य में, आप भी उनको बहुत पढ़ती हैं। जी सर। वो अक्सर ये कहा करते हैं कि जितने भी इस विश्व में युद्ध हुए हैं, जी जी, जितनी भी कलाकृतियां बनी हैं, बेस्ट से बेस्ट पेंटिंग्स जो हैं वो पुरुषों द्वारा की गई। बिल्कुल। कारण उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज किया है, क्योंकि पुरुष जो है वो स्त्री के समान सृजन नहीं कर सकता। हाँ, इस कमी को पूरा करने के लिए वो इन सब हरकतों को, इन सब शरारतों को, इन सब बाहरी कूद फांद में लगा रहता है, क्योंकि स्त्री इतनी क्षमता रखती है कि वो अपने तुल्य किसी पुरुष या स्त्री को जन्म दे सकती है, और यही जो पुरुष की हीनता है वो उससे ये सारे काम करवाती है। हाँ सर। तो बहुत खूब आपने ये बात लिखी है। मैं और पूरी तरह दूसरा मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि औरतों, ये ओशो की उनकी ये बात से मैं बिल्कुल मानती हूँ उनकी बात को, लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पुरुषों को स्त्रियों से ज्यादा महत्व मिला है समाज में, और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और औरतों का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक माना कि भाई प्रजनन में स्त्री का हाथ ज्यादा है, ज्यादा दिखाई देता है, Yes. लेकिन उसको उतनी, अगर उतनी उतना बढ़ावा मिले किसी स्त्री को, वो भी पेंटिंग बना सकती है बहुत अच्छी, Yes. वो भी बेस्ट शेफ बन सकती है, लेकिन उन्हें उतना मौका नहीं मिलता। Yes. और लड़कों को या आदमियों को ज्यादा मौका मिलता है। बिल्कुल लेकिन इस बात को ओशो जी ने स्त्रियों को शायद और
बढ़ावा देने के लिए कहा होगा, मैं ये समझती हूँ। नहीं, वो तो मैडम इस एक्सटेंट तक अपनी इस बात को कहते हैं कि पिता और माता के बीच में पिता का रोल बहुत थोड़ा है और एक्सीडेंटल है। हाँ। आने वाले समय में ए वुमेन कैन प्रोड्यूस ए चाइल्ड विदाउट मैन। तो यहाँ और हो भी रहा है, हो रहे हैं आजकल, तो हो रहा है। यस, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये पंक्तियां बहुत महत्व रखती हैं। जी सर। जी आगे। बुलाते हैं वे उन्हें तीज त्योहारों पर, खबर भी रखते हैं उनकी, एहतराम भी करते हैं मगर मेहमान की तरह, भर देते हैं बैग उनके रुखसती पर, रख देते हैं हथेलियों पर बेशुमार नोट भी, पसीजते हुए इन कागज के चंद टुकड़ों के साथ गीली हो जाती है रूह औरत की अंदर तक। बहुत अच्छा। एक बोझ का एहसास नहीं लौटने देता उन्हें जल्द जल्द इस वाले घर में। क्या बात, हो जाती हैं फिर से ये औरतें, नहीं मिलती ढूंढने पर भी अपने पुराने घर में। बहुत अच्छा मैम, मैं यहाँ पर एक बात की और आपके कविता की तारीफ करना चाहूँगा। आपने कुछ एक उर्दू के अल्फाज भी इसमें डाले हैं और एप्रोप्रिएट जगह पर और एप्रोप्रिएट मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे आपने ये पंक्तियां लिखी, खबर भी रखते हैं उनकी, एहतराम भी करते हैं। देखिए यहाँ ये शब्द एहतराम जो है वो कितना सजीव कर देता है सारी बात को। तो बहुत आप प्रशंसा की पात्र हैं। हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जी सर। जी। अपने बालपन खो जाती हैं फिर से ये औरतें, नहीं मिलती ढूंढने पर भी अपने पुराने घर में। अपने बालपन के गांव में फिसल जाती हैं वे यूं, जैसे कोई किरकिरी दानेदार रेत किसी भींची हुई में मुट्ठी से औरत की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब एक बात मैं आपकी कविता की मोटे तौर पे प्रशंसा करते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो ये चित्रण किया है, जी सर, जी सर, आपको लगता है पूरी तरह से निष्पक्ष चित्रण है? सर थोड़ा तो है निष्पक्ष। थोड़ा तो है। हाँ, तो निष्पक्षता का पुट कम है और पक्षपात का पुट जो है वो ज्यादा। देखिए सर, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैंने इसको लिखते टाइम सिर्फ ये सोचा कि औरतों का मायका कभी ना कभी छूट जाता है, और जब तक उनके माँ बाप रहते तभी तक उनका मायका रहता है। तो इसको इसीलिए ये जो लास्ट की व्यथा है ये मेरी वही है कि जब तक बाद में छूट जाता है उनका, और जब है ना कि मायका नाम ही शायद इसलिए कि माँ बाप जब तक होते हैं तब तक। और मैं ये बराबर मानती हूँ कि औरतें जो आगे बढ़ रही हैं उसमें पुरुषों का ही हाथ है उन्हें आगे बढ़ाने में, है ना? तो तभी तो कहा गया है ना कि गाड़ी के दो बराबर के पहिए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एक और दूसरे के बिना कोई। लेकिन समाज में मैं एक्चुअली मैं इस तरह की सोसाइटी को बिलोंग नहीं करती हूँ। जी। लेकिन इस तरह के लोग हैं जो कि सालों साल अपने मायके नहीं जा पाते, जो कि 10 बार जाने से पहले सोचते हैं कि उनके घर वाले उन्हें वापसी में क्या देंगे, उन्हें उन खर्चों का भी डर रहता है कि जो उनके पापा और उनके भाइयों को देने में तकलीफ होगी, और वो अपनी छोटी छोटी दिक्कतें भी नहीं बता पाते हैं इस घर। देखिए धीरे धीरे मैम अब ये पोजीशन आ रही है कि अब लड़कियां भी बहुत सजग हो गई। बिल्कुल सर। वो ये बात स्पष्ट करके अपने परिवार में चलती हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने मायके में जा रहे हैं तो हम बर्डन बन के उनके पास रहेंगी और बर्डन बन के ही लौटेंगी। तो धीरे धीरे ये चेंजेस आ रहे हैं सर, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से चेंज होने में समय लगेगा। और ये हम लोग भी ये जो कविता कर पा रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कर पा रहे हैं कि हम उस स्तर से ऊपर उठ गए हैं और वहाँ से शिक्षा का, वातावरण का, सबका प्रभाव पड़ रहा है। तो मैडम प्रीति, आपकी इस पहली कविता का हमने अध्ययन कर लिया है। तो श्रोताओं, हम चाहेंगे कि इसी तरीके से
हम मैडम प्रीति की एक एक कविता को लेंगे, ताकि सिर्फ वो कविता ही आप इनके मुख से ना सुन सकें, लेकिन उसके पीछे का आधार क्या है, उस पीछे की बैकग्राउंड क्या है, मैडम प्रीति का मस्तिष्क के लेवल पर चिंतन क्या चलता रहा है, उसके अंदर भी भीतर भी हम जान सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो आप दूसरी कविता का इंतजार करें और हम मैडम के साथ पुनः उपस्थित होंगे इनकी अगली कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार बहुत सर बहुत आपका। शुक्रिया।